आज 7 अगस्त की तारीख है। 121 साल पहले आज ही के दिन देश में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी और उसे याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कम्युनिकेट किया। किससे किया? जेन ज़ी से किया। हैंडलूम दिवस मनाने की अपील की। पीएम मोदी ने वीडियो जारी किया। जेन ज़ी से कहा कि जिस तरह फ्रेंडशिप डे को सेलिब्रेट करते हैं, और वो भी अभी अभी गया है, ज्यादा दिन नहीं बीते हैं, उसी तरह से हैंडलूम डे को भी सेलिब्रेट करें। साथ ही उन्होंने जेन ज़ी को उन्हीं की स्टाइल में गेट रेडी विथ मी GRWM बनाया उन्होंने। देखिए वीडियो आपके सामने है, पहले आपको वीडियो ही दिखा देते हैं, फिर करते हैं बात। 1905 को 7 अगस्त हमें भूलना नहीं है साथियों। 1905 7 अगस्त हमें भूलना नहीं है। 7 अगस्त 1905 को देश की आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और आत्मनिर्भर भारत की नींव डाली गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी। जन जन जुड़ गया था। अभी पिछले सप्ताह आप सबने फ्रेंडशिप डे मनाया। मैं आज आग्रह करता हूं 7 अगस्त हैंडलूम डे होता है। हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। देखिए ना, क्या कुछ नहीं है। और आप भी तो इस प्रकार से एक हैंडलूम की वैरायटी के साथ GRWM वीडियो करके जरूर दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं। हैंडलूम के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। गेट रेडी विथ मी इस तरीके से खूब वीडियो बनते हैं। इंस्टाग्राम पे तो हम लोग एक्टिव है, हम लोग देखते ही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री भी ऐसा वीडियो बनाएंगे। ऑब्जेक्टिव उनका अच्छा है, वो हैंडलूम को प्रमोट करना चाह रहे हैं सज्जन जी। और ऐसा नहीं है कि प्रमोशन उन्होंने पहले नहीं किया है, बट वोकैबुलरी नहीं है। नहीं, देखिए इसमें बहुत ही ये इंटरेस्टिंग है कि एक स्वदेशी से हैंडलूम को जोड़ना ये एक बहुत ही अच्छी पहल, अगर आप केवल कंटेंट को देखें तो। और हैंडलूम पॉपुलर हो भी रहा है। अब आप धीरे धीरे देखेंगे कि एक दौर था कि जब सीधे पावरलूम पे लोग आ गए थे। पिछले 8-10 साल में इंस्टाग्राम के कारण और जो इन्फ्लुएंसर है, फिर से पुरानी चीज़ें जो टेक्सटाइल की इंडिया की है रिवाइव हो रही है। अब साड़ियों का देखिए, लोग समझ रहे हैं कि उसके 25-30 साड़ियों का तो हर कोई आज के डेट में कॉमन सेंस है, वो नाम सुन के उन्हें पता है। उसमें ये प्रयास सही में बहुत अच्छा। अब यहाँ पे प्रधानमंत्री ये इनिशिएटिव ले रहे हैं। हाँ, अभी भी दिख रही है कि शब्दावली में अभी भी संघर्ष करते दिख रहे हैं प्रधानमंत्री, लेकिन चलिए ठीक है। ये दिखा भी रहा है कि जेन ज़ीज़ को अब किसी भी चीज को जो पैकेजिंग अब कर रहे हैं, मीडियम, शब्द, भाषा, सब कुछ जो है उनके तरीके से की जा रही है। प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम हो गया, वोकैबुलरी थोड़ी जेन ज़ी वाली मिश्रित हो गई। ऑब्जेक्टिव वही है जो पहले भी वो कर रहे थे कि हमारे देश के हथकरघा उद्योग जो है उसको कैसे आप एक बूस्ट दे सकते हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री ने हैंडलूम दिवस को लेकर सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया तो नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने पशु प्रेमियों के लिए वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने अपनी मां सोनिया गांधी के पेट डॉग का वीडियो शेयर किया और कहा कि ये नूरी का पहला वीडियो है। अच्छा, आप जानते हैं कि ये पूरी जनरेशन भी जो है वो एनिमल लवर है। बहुत अलग तरीके से राहुल गांधी भी इसी जनरेशन को अप्रोच कर रहे हैं। एक वीडियो ये भी देख लीजिए आप। I'm not a dog parent. I believe that we share spaces with animals, with all living beings. I don't think we own them. I think they are on this planet with us and they deserve respect, love and affection. Yes, Noori, do you agree with me? Yeah. So this is Noori. She's my mom's dog. My mom's going to be very angry that I put on the video, but too bad. I'll deal with that problem when it arises. Bye. अजीत जी देखिए, अब ये अच्छी बात है। अभी इनके कुछ दिन पहले तक राहुल गांधी का जो अपना डॉग था पिद्दी, उस पिद्दी की चर्चा होती थी
और बहुत खराब सेंस में होती थी। वही बहुत निगेटिव चर्चा होती थी उनके पिद्दी को लेकर के। हेमंत बिस्वा शर्मा के संदर्भ में तो कितनी बार चर्चा हुई कि ये वो 3 मिनट की मुलाकात थी और उस 3 मिनट में वो अपने कुत्ते को जो है, डॉग को अपने बिस्किट खिलाते रहे थे। तो हम उम्मीद करें कि अब नूरी की पॉजिटिव चर्चा होगी, या वो अपनी माँ का पेट डॉग लेके आए हैं, उसको लेकर के उन्होंने जेनजी को एड्रेस किया है। जो पिद्दी की चर्चा थी उससे बेटर चर्चा लेकिन देखिए क्या है, मैंने क्यों कहा ये जेनजी को अप्रोच करने का तरीका है। किस तरीके से व्यक्ति तैयार हो रहा है इंस्टाग्राम पे, अब चाहे वो कोई मेकअप प्रोडक्ट को प्रचार कर रहा हो या हैंडलूम को प्रचार कर रहा हो, या फिर राहुल गांधी पेट लवर्स को डायरेक्ट कनेक्ट करने की कोशिश करे, क्योंकि ये पूरी जेनजी पेट लवर है। नहीं, वो ऐसा भी लग रहा है कि जेनजी कोई करी पत्ता है कि सब में थोड़ा थोड़ा एक फ्लेवर तड़का उसका लगा दो, तो कंटेंट पुराना है, उसमें जेनजी का तड़का लग रहा है। तो चलिए, ट्रांजिशन फेज है, सही में आत्मसात कर रहे हैं या अभी एक मौका मिला है, ट्रेंड है। अब जेनजी इसको कैसे देख रही है, ये मूल बात वो आज मैं रिसर्च करना शुरू करूंगी। बिल्कुल। कल तो वीडियो पोस्ट हुआ है, अब सारी चीजें आनी शुरू होंगी, रिफ्लेक्शंस आएंगे, कंटेंट पे कंटेंट बना देंगे। हाँ, ये बात भी ठीक है। और एक कंटेंट जो हमें पंजाब से मिल रहा है वो शुद्ध राजनीतिक कंटेंट है। पहले कांग्रेस में जबरदस्त कलह, पार्टी में 2 गुटों में बटी हुई ये दिखाई देती है, और अब एक तरफ चन्नी गुट तो दूसरी तरफ राजा वडिंग का गुट है, और जो लगातार हम डिस्कस भी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी के बीच राहुल गांधी को कैप्टन अमरिंदर सिंह याद आ गए। राहुल गांधी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपना पसंदीदा नेता बताया और कहा कि वो कूल हैं, मिलिट्री हिस्ट्री के जानकार हैं और उनसे मेरी बनती है। दरअसल राहुल गांधी ने ये बातें उस सवाल के जवाब में दिया जिसमें उनसे पूछा गया था कि बीजेपी के पसंदीदा नेता कौन है। उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह के बारे में बातें कही। Captain Amrinder Singh, definitely. I get along with him. He's cool. And he's an expert on military history. So I like him quite a lot. कैप्टन अमरिंदर सिंह का सवाल पूछा था किसी ने। कूल हैं, बहुत अच्छे हैं, पर पिछले इलेक्शन में अनकूल हो गए थे। ठीक बात है, और ये एकदम शुद्ध रूप से राजनीतिक जवाब है, और अभी मौके के हिसाब से दिया गया जवाब है। अमरिंदर सिंह अभी तो बीजेपी में गए थे, अभी उस बीजेपी में फिर पहले डायरेक्टली नहीं गए थे, कांग्रेस से निकल के उन्होंने एक अलग पार्टी बनाई थी, बाद में उस पार्टी का मर्जर किया था उन्होंने। और अब पूछा जा रहा है कि आपका पसंदीदा नेता बीजेपी का कौन है, तो आप कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम दे रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी के नेता थे, आपके परिवार के मित्र थे, पिताजी माताजी के दोस्त थे, आपके साथ उन्होंने आपको बच्चे की तरह प्यार किया है, तो वो बीजेपी नेता के तौर पर आपने उनका नाम ले लिया। ये पंजाब की पॉलिटिक्स को ध्यान में रख करके राहुल गांधी ने दिया, और वो भूल सुधार है जो 2022 के चुनाव के ठीक पहले किया गया था। 2021 में जब आपने उनको लगातार रहने दिया, 9 साढ़े 9 साल आपने मुख्यमंत्री रखा, पहली बार 5 साल और फिर दूसरी बार 4.5 साल, फिर चुनाव के ठीक पहले बदल करके जो आपने गलती की थी और आप 18 सीट पर आए थे, ये वो भूल सुधार है। आप जट सिख समुदाय को एक मैसेज देना चाह रहे हैं जिसमें बहुत डिवीजन दिख रहा है आपको। आपकी पार्टी में भी 3 या 4 खेमे बन गए हैं, जो अब हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं कि राजा वडिंग हो या रंधावा हो या बाजवा हो, ये सब आपके साथ जट सिख हैं। दूसरी तरफ सुखबीर बादल हो, बीजेपी ने जिन ढिल्लों को कंवल सिंह ढिल्लों को किया है, वो सब जट सिख हैं। उसमें सबसे बड़ा चेहरा, अभी भी एक सम्मानित चेहरा आपके पास कैप्टन अमरिंदर सिंह का है। तो आप एक उनके प्रति अपनी सहानुभूति अपना बता करके, और कुछ दिन पहले एक कुछ फिलर्स भी कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से आए थे, वो भी कुछ सॉफ्ट हुए थे कांग्रेस और इन नेहरू गांधी परिवार के ऊपर। तो उसका लाभ लेने के लिए इस चुनाव में जो 4-6 महीने के बाद चुनाव होना है, उस लिहाज से इन्होंने बयान दिया है। लेकिन प्रभारी जो हैं कांग्रेस पार्टी के पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल, उनके लिए मुश्किलें बहुत हैं। वो पंजाब के दौरे पर हैं और आज वो मलेरकोटला और खन्ना जिले में दौरा भी करेंगे। लेकिन उससे पहले कल लुधियाना में कांग्रेस के कार्यक्रम के दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ था। भूपेश बघेल गो बैक के नारे तक लग गए थे। भूपेश बघेल को जनरल डायर कहा गया। दरअसल मंच पर जो पोस्टर लगा था उस पर राजा वडिंग और भूपेश बघेल की तस्वीर थी, लेकिन चन्नी की तस्वीर बड़ी छोटी थी। इससे चन्नी के समर्थक नाराज हो गए और हंगामा करने लगे। यहाँ राहुल गांधी डैमेज कंट्रोल करने में लगे हुए हैं सज्जन जी, और यहाँ पर गो बैक के नारे लग रहे हैं। कैसे होगा ये, पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी? देखिए, कांग्रेस के ब्लंडर की जो टेंडेंसी है, अब कैप्टन अमरिंदर की बात जो अजीत जी ने कहा कि अभी आप कह रहे हैं, 2014 में इनसे कहा गया कि अरुण जेटली के खिलाफ अमृतसर से लड़िए, और उस दौर में 1 लाख के ऊपर से मार्जिन से कैप्टन अमरिंदर ने हराया। 17 के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी का मोमेंटम था। अगर आप 2-3-4 महीने पहले जाती तो झारू लोग कह रहे थे, चूंकि बेअदबी की बात हो, ड्रग की बात हो, अकाली दल से लोग ये थे। लेकिन कैप्टन अमरिंदर का जैसे ही चेहरा आता है,
ठीक है, वो एक जट सिख जो वहां पे कॉन्स्टिट्यूट करती, कमांड करती है पॉलिटिक्स को, ये खींच के ले गए थे। उसके बाद से प्रियंका गांधी जी, और उस समय छत्तीसगढ़ की लॉबी फंडिंग करती थी। लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि 2023 तक सबसे ज्यादा 18 से 23 में, अगर चाहे असम की बात हो चाहे कहीं की बात हो, जो फंडिंग का सबसे बड़ा सोर्स था वो भूपेश बघेल थे, इनकी टीम थी, और उसमें प्रियंका गांधी के साथ के जो लोग थे वो तय करते थे ये। और उस समय सिद्धू को प्रमोट करके, इनको ह्यूमिलिएट करके इनसे रिजाइन करवाया गया और उसके बाद दरकिनार किया गया। अभी की स्थिति यह है कि वहां पे आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है और अकाली दल का कोई ट्रैक्शन नहीं है, उसमें सबसे सही मौका था कांग्रेस को इसको एनकैश करने का। अभी आप देखिएगा कि जो स्थिति बन रही है, कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस जो लाभ ले सकती थी उसको जानबूझ के गंवा रही है। क्योंकि ऑलरेडी हरियाणा में क्या हुआ, आपने कुमारी शैलजा को दरकिनार किया, एक जो पॉजिटिव मोमेंटम आपके लिए था एंटी इनकम्बेंसी के कारण, उसके कारण पूरा दलित समाज और बाकी सब जो है जो आपकी तरफ आ सकता था वो चिढ़ के चला गया बीजेपी की तरफ। स्थिति पंजाब में कहीं ये ना हो जाए कि चन्नी और कुछ करे ना करे, जो कांग्रेस की तरफ दलित समाज वहां पे जा सकता है वो सारा का सारा चिढ़ जाए और वो आपको न दे, वो फिर से आम आदमी पार्टी को दे दे या किसी और पार्टी को दे दे। तो स्थिति यहां पे जो जिस, और भूपेश बघेल की भूमिका जो है हमेशा से, चाहे छत्तीसगढ़ की हो सबकी हो, एक पॉजिटिव मोमेंटम पार्टी के लिए था। ये वो लोग हैं जो इतने सेक्टेरियन वे में ऑपरेट करते हैं, पहले से एक व्यक्ति को रिवार्ड। इसमें राहुल गांधी सब लोगों की फेलियर ये है कि आपने सही ढंग से कम्युनिकेट नहीं किया। फैसला हो गया, चन्नी नहीं मांग रहे हैं, या तो आप एक्शन लीजिए, नहीं लेंगे तो कंटिन्यूअसली चुनाव तक अगर यही हाल रहा, आप या तो चन्नी को हटा दीजिए। सोचिए ना, प्रभारी के लिए गो बैक के नारे लग रहे हैं। यूपी की बात कर लेते हैं, और आजकल की चर्चा में जेनजी लगातार बने हुए हैं। यूपी में जेनजी के लिए योगी सरकार ना बड़ा प्लान कर रही है। योगी सरकार ने यूथ फर्स्ट पॉलिसी का ऐलान किया है और इसके लिए विशेषज्ञों का एक स्वतंत्र राज्य युवा आयोग का गठन करने का निर्देश दिया गया है। इस पॉलिसी के तहत अब राज्य सरकार की नीतियों में युवाओं के मुताबिक पॉलिसी बनाई जाएगी। 16 से 35 साल के युवाओं की सलाह पर योगी सरकार नीतियां बनाएगी। योगी सरकार इस पॉलिसी के पीछे युवा नेतृत्व तैयार करने का मकसद है और मुख्यमंत्री के निर्देश है कि युवाओं के भविष्य के मुताबिक ही इसे तैयार किया जाना चाहिए। मॉडर्न टेक्नोलॉजी बेस्ड स्किल डेवलपमेंट को भी प्राथमिकता मिलनी चाहिए। ये जो अप्रोच है, ये मुख्यमंत्रियों की अप्रोच जो है, खास तौर पर अब चूंकि चुनावी राज्य है इसलिए ये महत्वपूर्ण और हो जाता है। योगी आदित्यनाथ की अप्रोच ठीक है। ये अभी ये जो सारी प्रक्रिया है ऑलरेडी राष्ट्रीय स्तर पर शुरू की जा चुकी है, उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया कि हम 1 लाख युवा तैयार करेंगे जो वंशवाद और राजनीतिक जो राजनीतिक परिवार है उनसे अलग के युवा होंगे, हम उनको राजनीति के लिए तैयार करेंगे। एक बड़ी पहल थी, अभी हमको ध्यान नहीं है कि उसमें क्या आगे हो रहा है, लेकिन अगर वो 1 लाख युवा तैयार करने हैं तो ये एक पहल थी। इसी तरह से स्किल डेवलपमेंट की योजना ऑलरेडी भारत सरकार की चल रही है, स्किल डेवलपमेंट का काम चल रहा है, मिनिस्ट्री बनी हुई है। इसी तरह से आप देखिएगा ये जो दूसरे इंटर्नशिप की योजना चल रही है भारत में, अप्रेंटिसशिप की जो योजना है भारत सरकार ने चला रखी है कि अप्रेंटिसशिप और पहली नौकरी पर कंपनियों को पैसा देना, तो ये सब यूथ सेंट्रिक ही है। सारे बजट में ये सारी बातें आ गई हुई हैं। भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया हुआ है, चाहे अप्रेंटिसशिप की योजना हो, स्किल डेवलपमेंट की योजना हो, युवाओं को राजनीति में लाने के लिए प्रशिक्षित करने की बात हो, अब उसको स्टेट स्पेसिफिक करने की जरूरत है। और हम लोग को ये युवा आयोग भी कई जगह बने हुए हैं और वो सब काम कर रहे हैं। अगर योगी आदित्यनाथ इस तरह की योजना को आगे बढ़ा रहे हैं, भारत सरकार की ही जो 3 योजनाएं हैं उन्हीं को एक स्ट्रक्चरल वे में अपने यहाँ इंप्लीमेंट कर देते हैं, तो युवाओं के लिए बड़ी राहत की बात होगी। देखिए ये सोच करके किया गया है कि हर युवा एक ही तरह का काम करने के लिए नहीं है या एक ही तरह की नौकरी के लिए नहीं है। सबके भीतर कुछ ना कुछ अपनी एबिलिटी होती है, एक स्पेसिफिक एबिलिटीज होती हैं, उनको पहचानिए, उस स्किल को डेवलप करिए और उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करिए। अगर ये योगी आदित्यनाथ इसकी पहल कर रहे हैं, कोई कमेटी बनती है, उसकी सिफारिशें आती हैं और लागू होती हैं, तो ये हम लोग मान के चलें और ये बात चुनाव के आगे भी जारी रहनी चाहिए। अभी चुनाव है, सिर्फ उससे नहीं जुड़ी हुई। एक पश्चिम बंगाल का मुद्दा भी, हम लोगों ने पश्चिम बंगाल के चुनाव के दौरान तोलाबाजी, कट मनी बहुत चर्चा की है इस पर, और सज्जन जी तो बहुत सारी वहां से कहानियां भी लेकर आए कि किस तरीके से वहां पर कट मनी कल्चर चलता था। लेकिन पश्चिम बंगाल में जिन आरोपों को मुद्दा बनाकर बीजेपी ने टीएमसी को सत्ता से हटाया, सरकार बनाई, वही आरोप बीजेपी सरकार पर भी लग रहे हैं। पश्चिम बर्धमान के आसनसोल से अवैध वसूली की हैरान करने वाली तस्वीर आई। वीडियो में एक शख्स बालू से लदा हुआ ट्रक से वसूली करता हुआ दिखाई दे रहा है। बताया ये जा रहा है कि आरोपी शख्स खुद को बीजेपी नेता बताकर अवैध वसूली कर रहा था। पुलिस ने एक्शन लेते हुए रोकश बाजी नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। वहीं
टीएमसी ने बीजेपी सरकार से सवाल पूछने शुरू कर दिए। उन्हें एक मौका भी मिल गया कि हमें तो खूब तोलाबाज कहा गया, अब तो आपकी सरकार है। सरकार बदल गई, लेकिन नीचे तक मैसेज जाते जाते क्या टाइम लगता है? देखिए, सरकार के बदलने से सरकार और राजनीति की संस्कृति नहीं बदलती है। उसके लिए आपको अभियान चलाना पड़ता है। पहली बात तो देखिए, जो अभी बीजेपी की सरकार है उसमें आपने टीएमसी के अंदर जो एक सड़ांध आ गई थी राजनीतिक संस्कृति में, और जिस तरीके से गवर्नेंस कोलैप्स कर गया था, हर चीज बिना पैसे के, वो भी गुंडागर्दी के साथ, उससे लोग छुटकारा पाने के लिए बीजेपी के साथ आए। लेकिन ये एप्रीहेंशन शुरू से था कि जैसे सीपीएम की जो नीति थी कि सब चीज को कंट्रोल करना और एक पैरेलल इकोनॉमी में अपने से जुड़े बेनिफिशियरी को लाभ देना, वो टीएमसी में और आगे बढ़ गई थी। तो चूंकि आपका वोटर उसी आधार से आया, बहुत सारे लोग शिफ्ट कर गए मौके के रुख को देखते हुए, हवा के रुख को देखते हुए। तो ऐसा ना हो कि बस आप वहां पे व्यक्ति को बदल दे कि सीपीएम से टीएमसी, अब टीएमसी से बीजेपी अधिकृत हो गए, और वही चल रही है। और ये एक चुनौती है वहां पे, क्योंकि वहां पे ये बालू का ट्रक आप देख ले, मछली का देख ले, क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग की बात देख ले, ये बंगाल के अर्थतंत्र का एक हिस्सा है। और लड़ाई ये रहती है कि सत्ता बदली, और कई बार तो होता है कि जो लोग पिछली सरकार में थे वो अपनी लॉयल्टी चेंज कर लेते हैं। जो सीपीएम से आप देखिए ना, टीएमसी में आ गए। और वो शुभेंदु अधिकारी के लिए इसलिए बड़ी बात है कि एक तो कल्चरल एंगर लोगों के बीच में था कि डेमोग्राफिक शिफ्ट, लोगों की आइडेंटिटी, हिंदू होना अपने आप में एक वहां पे खतरे जैसा अनुभव माना जा रहा था एक सेक्शन के लिए। अब उसके बाद अब सबसे बड़ी बात जो चुनौती आएगी वो तोलाबाजी, कटमनी और पार्टी के लाभार्थी और जनता को आप बिल्कुल दरकिनार करते। अगर यही संस्कृति रह गई तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि नीचे में कोई बदलाव नहीं रहा, और निश्चित तौर पे ऐसी स्थिति में फिर लोग विकल्प ढूंढना शुरू करेंगे। क्योंकि बंगाल में देखिए 35 साल, 77 से 2011 तक लगभग उन्होंने 34 साल मौका दिया सीपीएम को, 15 साल टीएमसी को मिला। अब ये जो मौका देने की भी बात है, कोई आश्चर्य नहीं होता है कि नई पीढ़ी जो है वो सांस्कृतिक मुद्दे को तरजीह दे, लेकिन अगर उसे लगे कि ये तोलाबाजी और कटमनी अभी भी चल रहा है तो फिर वो वाइप आउट करेगी, ढूंढना शुरू कर देगी। इसलिए ये चुनौती की बात है। खबर कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों से जुड़ी हुई, आज पुतिन से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको दे दे। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़ा और भीषण हमला बोला है। रूस ने कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया है। रूस के हमले से कीव में बहुत तबाही आई है। तस्वीरें आपके सामने हैं, 17 लोगों की जान भी गई है। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने उसके बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया है, जबकि रूस का कहना यह है कि केवल उन ठिकानों को निशाना बनाया गया है जहां से सैन्य गतिविधि चलने का शक था। आज जब हम ये चर्चा कर रहे हैं, इस युद्ध को शुरू हुए 4 साल से ज्यादा समय, अब तो यूं कहूं कि 5 साल होने को आ रहे हैं, अभी भी इस तरह से दोनों देशों के बीच में जंग चल रही है और कोई रुकने के लिए तैयार नहीं है। यूक्रेन लगभग तबाह होने के कगार पर आ गया है। देखिए, ये रूस को या पुतिन को एक बहाना मिल गया। पिछले दिनों जो अटैक किया यूक्रेन ने, ड्रोन अटैक किया, मॉस्को तक में अटैक किया, और मॉस्को में जो उसके रिफाइनरी को और एनर्जी जो उसके ऊर्जा संयंत्रों को हम निशाना बनाए, वो एक बहाना मिल गया पुतिन को कि हम अब ज़्यादा बड़ा हमला करेंगे। तो ये एक तरफ बातचीत चल रही है। अभी ऐसा नहीं है कि बातचीत नहीं चल रही है, युद्ध समाप्त करने की बातचीत चल रही है। अमेरिका की भी इसमें पहल है बातचीत युद्ध समाप्त हो जाए, और दूसरी तरफ उसके पहले मैक्सिमम डैमेज करके और अपना जो गेन करना है उसकी भी कोशिश रूस की तरफ से चल रही है। और ये अगर तुरंत नहीं समझौता होता है, देखिए इसमें इतनी कैजुअलिटी पहली बार हुई है इधर हाल के दिनों में, लोग नहीं मर रहे थे। ये जो निशाना बनाया जा रहा था ऐसी इमारतों को जहां से जो खाली करा ली गई हैं, जो खाली हो गई हैं, जो पहले रक्षा प्रतिष्ठान रहे हैं, उन पर अटैक हो रहा था। दूसरा अटैक हो रहा था उस पर जो ईरान का बना हुआ शाहिद ड्रोन था, उससे रूस अटैक कर रहा था। अब ये बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक है। तो इसका मतलब ये डिसाइसिव वॉर, डिसाइसिव उसमें फेज में रशिया तो उस तरफ आगे बढ़ ही चला है कि खार्किव जहां तक वो समेट पाया अपने पास, डोनेट्स्क का इलाका जो हो गया, लुहांस्क का जो इलाका ईस्टर्न यूक्रेन का इलाका है, वो अपना एक पहले क्रीमिया ले चुका है, इधर का एक इलाका ले लें, वो अपना उसकी एक स्ट्रेटजी है। इस बीच एक चिंता की बात यह है कि अमेरिका की अभी न्यूक्लियर पॉलिसी आई है, कल ही उसका अनाउंस किया है अमेरिका ने, और उस न्यूक्लियर पॉलिसी में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने तय किया है कि हम स्मॉल वॉरहेड तैयार करेंगे।
स्मॉल वॉरहेड का मतलब कि युद्ध क्षेत्र तक में तबाही मचाने वाला न्यूक्लियर वॉरहेड। जी। अब आप सोचिए कि नेक्स्ट लेवल ले जाने की बात है, और ये कहा गया है कि रूस और चीन की तरफ से जो चुनौती बन रही है उस चुनौती को देखते हुए हम स्मॉल न्यूक्लियर वॉरहेड तैयार करेंगे। तो ये कन्वेंशनल वॉर में या इस तरह के वॉर में न्यूक्लियर वेपन के यूज करने का रास्ता बना रहा है अमेरिका, और रूस और चीन के नाम पर बना रहा है। तो ये एक अलग चिंता की बात है, इसलिए भी रूस का ये लड़ाई अभी तुरंत खत्म होनी चाहिए, नहीं तो वो इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि हम लिमिटेड न्यूक्लियर वॉर करेंगे और हम स्मॉल वॉरहेड बना करके और युद्ध क्षेत्र तक में। और ऐसे समय पे जब आप ईरान के साथ ऑलरेडी एक जंग में हैं और उस पर आप ये दबाव बना रहे हैं कि आपको अपना सारा न्यूक्लियर इनरिचमेंट सरेंडर करना होगा, इनरिच्ड न्यूक्लियर सरेंडर करना होगा। आज दमदार 10 में बस इतना ही। बहुत शुक्रिया अजीत जी आपका भी, बहुत शुक्रिया सज्जन जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए।